नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट के बारे में कि अगर आप एक डेवलपर हैं तो एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट कैसे बनाना है। आप जो भी वेबसाइट बना रहे हैं उसको, और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है एक डेवलपर को जब वो कोई भी वेबसाइट डिजाइन कर रहा हो या डेवलप कर रहा हो। बेसिकली हम क्या सोचते हैं कि अगर हम डेवलपर हैं तो हम सोचते हैं हमने कोई प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम बना दिया, फंक्शनैलिटी डेवलप कर दी और हमारा काम खत्म। हम एसईओ के बिहाफ पे कभी भी वेबसाइट के बारे में नहीं सोचते, कभी भी हम उस तरीके से डिजाइन नहीं करते। तो ये स्पेशली ये वीडियो मैंने डेवलपर के लिए बनाया है और डिजाइनर के लिए। दोनों इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, चाहे वो क्लाइंट के लिए पर्सनल बना रहे हो या किसी भी तरीके की वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको एक एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डेवलप करते समय, उन टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन पे क्लिक करते हैं, साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके पेज को लाइक और फॉलो करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट ज़रूरत क्यों है। आपको पता है कि आज के समय में आप चाहे कोई भी वेबसाइट देख लो, कोई भी क्लाइंट देख लो, अगर वो अपनी वेबसाइट बनाता है तो सबसे पहले कहता है कि जी हमारा वेबसाइट ऑप्टिमाइज होना चाहिए और एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। तो इस लिहाज से आपको पता होना चाहिए पहले पॉइंट कि क्या क्या पॉइंट आपको देखने हैं एज ए डेवलपर। तो मैं यहाँ पे एक पीपीटी हमने बनाया है इस चीज़ को समझाने के लिए, तो मैं पीपीटी ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आउट्स किए हैं, देख रहे हैं 3 आपको स्क्रीन दिख रही होगी। 3 स्क्रीन में हम उस पॉइंट को कवर करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है यूजर एक्सपीरियंस एंड एसईओ कैंपेन। ये थोड़ा सा डिजाइनिंग का पार्ट आ जाता है। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब होता है कोई ऐसी भी साइट, चाहे कोई भी साइट बना रहे हो, चाहे वो किसी फील्ड की किसी टेक्नोलॉजी में आप डिजाइन कर रहे हो, एक्सपीरियंस उसका ऐसा होना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब उसकी क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, डिजाइनिंग इसकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, लेआउटिंग इसकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन अगर एक बार वेबसाइट पे लैंड करता है तो उसे फिर तुरंत वेबसाइट बंद करना ना पड़े। वो एक बार ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब कि हेडर से लेकर फुटर तक, वो पूरी वेबसाइट को जरूर देखे। इतनी अच्छी एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए और ज़्यादा लोड करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा यूजर एक्सपीरियंस में कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे पहला होता है कंटेंट डेप्थ, कंटेंट क्वालिटी। ये मैं नहीं कहूँगा कि डेवलपर पे डिपेंड करता है, ये कंटेंट की क्वालिटी आप जो डिजाइन करता है उस पर नहीं होता है। ये जो जिसकी वेबसाइट है वो कंटेंट की क्वालिटी देता है, बट आपको पता होना चाहिए कंटेंट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है किसी भी वेबसाइट के लिए। अगर आपका वेबसाइट के कंटेंट अच्छे होंगे, लोगों के यूजफुल होंगे, तो 100% कोई भी पर्सन उस पर स्टेक करेगा आपके कंटेंट पे। उसके बाद पॉइंट आता है इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल पेज लिंकिंग। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। इंटरनल पेज लिंकिंग क्या होता है, सबसे पहले समझिए। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं xyz.com, अगर उसकी किसी और पेज को किसी और पेज से लिंक करते हैं, सपोज मैं मान के चलूँ कि मेरा एक वेबसाइट है जो कि है जैसे प्रदीपमौर्या.in, ठीक है। इसमें हमारी सर्विसेज हैं, चाहे वो वेब डिजाइनिंग को हो, वेब डेवलपमेंट की जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे, मान लीजिए मैं इसमें कोई लिंक करता हूँ, जैसे इसमें किसी वेब, यहाँ पे मैं कोई लिंकिंग करता हूँ इस टाइटल पे, और वो लिंक हमारा इसी हमारी ही वेबसाइट का कोई और लिंक हो, सपोज इस पेज का लिंक हो, तो वो लिंक कहलाता है आपका इंटरनल लिंकिंग। मतलब इंटरनल मतलब आपका ही पेज है बट दूसरे पेजेज में उसकी लिंकिंग की गई है, तो आपका हो जाता है एक तरीके से इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है कि सपोज मेरा एक वेबसाइट ये है और दूसरा वेबसाइट आपको पता है ब्लॉग ट्यूटोरियल वेबसाइट, ठीक है। अब इस ट्यूटोरियल वेबसाइट के अंदर अगर मैं इस वेबसाइट को लिंक करता हूँ या इसके किसी भी पेजेस को लिंक करता हूँ, तो ये हमारा हो जाता है एक्सटर्नल लिंकिंग। तो बेसिकली आप इसमें देखोगे हमारे पोस्ट में, तो आप किसी भी पोस्ट को ओपन करोगे तो इसमें आपको हमारे इस पेज का कोई ना कोई पेज का लिंक मिलेगा, जो कि एक तरीके से एक्सटर्नल लिंकिंग हम करते हैं। वो पेज आपको यहाँ पे लास्ट में आप नीचे जाओगे तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको उस पेज का, ये देखिए इस, यहाँ पे आपको इस पेज का लिंक दिखेगा। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो दो चीज़ें होती हैं क्लिक करने पर। एक तो आपको दूसरे पेज पे ओपन करना है, मतलब दूसरे टैब में ओपन करवाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं क्लिक करके इसी पेज पे अगर ओपन करा दूँ अपने वेबसाइट को, तो इस पेज पे जो विजिट है वो कम हो जाएगा या एक तरीके के ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जितने भी इंटरनल पेजेस हैं उसकी जो ओपन हो वेबसाइट क्लिक करने पर, वो आपको नेक्स्ट टैब में ही ओपन होना चाहिए। तो आप देख लो इस पेज को मैंने उसमें एक्सटर्नल लिंकिंग की हुई है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है एक्सटर्नल लिंकिंग का। तो एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या ध्यान देना है कि पेज
कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टैब में ओपन हो, ना कि सेम टैब में। ठीक है, इंटरनल में आपकी वेबसाइट है तो चल जाता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे, आप ही के वेबसाइट पे है यूज़र, तो जो भी टाइम स्पेंड करेगा वो आप ही के वेबसाइट पे काउंट होगा। लेकिन जब अगर एक्सटर्नल पेज है, अगर सेम अपने टैब में ओपन कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट से हट के दूसरे वेबसाइट पे आपकी ट्रैफिक चली जाती है। ठीक है, डुप्लीकेट कंटेंट की बात करते हैं यहाँ पे। डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है, जैसे आपने कोई भी कंटेंट ऊपर लिख दिया, आपने सोचा बीच में कुछ और कंटेंट लिख देते हैं, फिर आप नीचे कर दो सेम कंटेंट। जैसे हम एग्जाम में, आपको याद होगा, अगर सभी यहाँ पे अगर टेक्निकल पर्सन है तो सबने एग्जाम दिया होगा, और एग्जाम टाइम में हम क्या करते थे कि अगर कुछ नहीं आता है, मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो हम क्या करते थे, ऊपर हमने किसी एक छोटा सा आंसर लिख दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके अंदर बीच में कुछ भी भर दिया, फिर नीचे हम उसी पॉइंट को लिखते थे, फिर थोड़ा सा सेम कंटेंट को रिपीट करते थे बीच बीच में, ताकि एक क्वेश्चन का आंसर हमें लॉन्ग लगे। तो इससे क्या होता था, जो जांच करने वाला होता था वो भी पढ़ाए, मतलब हर एक चीज़ को तो पढ़ता नहीं था, चाहे वो एग्जामिनर कोई भी हो, कभी पूरे कंटेंट को नहीं पढ़ते। तो हम उसका फ़ायदा उठाते थे कि हम क्या, कि किसी क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम लिख देते थे। तो ये डुप्लीकेट कंटेंट की बात आती है यहाँ पे, लेकिन वेबसाइट में ऐसा नहीं है। अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट करेंगे तो गूगल को तुरंत पता चल जाएगा, और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो आपका ख़त्म कर देगा, और या फिर कहिए डाउन कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन का। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हो गया, जैसे वेबसाइट को मैंने हिट किया और विद इन अ सेकेंड वो वेबसाइट खुल गई, तो ये समझिए उसका ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा है। अब ऑप्टिमाइजेशन चेक कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए किसी वेबसाइट का आपको ऑप्टिमाइजेशन चेक करना हो कि क्या है, तो काफ़ी सारे टूल हैं, आपको वो ऑनलाइन काफ़ी सारे टूल मिल जाएंगे। जैसे एक सबसे बात करते हैं जीटी मैट्रिक्स। अगर जो जिन लोगों को पता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता है मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इस वेबसाइट, अपने वेबसाइट की यहाँ पे यूआरएल कॉपी करता हूँ और जीटी मैट्रिक्स पे हम यहाँ पे चेक करें, एनालिसिस करें कि इसकी क्या लोडिंग स्पीड है और कितना टाइम ले रहा है लोड होने, तो सारा कुछ बता देगा यहाँ पे कितने सेकेंड टाइम लिया, क्या लोड लिया। तो इससे क्या होता है, आपको ऑप्टिमाइजेशन इसके हिसाब से करने होते हैं और चेक करने होते हैं हर वेबसाइट को। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या किया जा सकता है। तो ऑप्टिमाइजेशन में आपका सबसे पहले आता है सीएसएस। जो यूजलेस सीएसएस है आपके वेबसाइट पे, उसको आप रिमूव कीजिए। जावा स्क्रिप्ट या जेक्यूरी, जो यूजलेस हैं, जिनका यूज नहीं हो रहा है जिस पेज पे, कोशिश कीजिए उस पेज में उसको लिंकिंग ना हो, तो भी आपकी ऑप्टिमाइज होगी वेबसाइट। उसके बाद आता है इमेज की। इमेज, हैवी इमेज आपको अपलोड नहीं करने हैं, जितना कोशिश करना है लाइट इमेज, क्वालिटी अच्छी हो और जितना कम साइज में इमेज हो। तो इन तीन चीज़ों का अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज होगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत कम टाइम में, कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे तुरंत वेबसाइट ओपन मिल जाता है तो स्टे करता है आपकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ये देखिए, आप यहाँ पे देख लो स्कोरिंग, ये आप देख लो, ये मैंने चेक किया ऑप्टिमाइजेशन की, तो यहाँ पे देख लो पूरा लोड होने में टाइम कितना लगा। मेरे वेबसाइट को लोड होने टाइम हमारा है 4.4 सेकेंड। तो ये हमारा लोडिंग टाइम बता रहा है कितने रिक्वेस्ट हुए उस पर, टोटल पेज की साइज़ क्या है। और यहाँ पे देख लो पेज स्पीड, यहाँ पे स्कोर देख लो, यहाँ पे स्कोर जनरेट होता है कि क्या स्कोर है आपकी वेबसाइट का। तो यहाँ पे 92 है। जितना ज़्यादा होगा स्कोरिंग उतना सही होगा। ये लोड टाइम जितना कम होगा उतना आपका वेबसाइट अच्छा ऑप्टिमाइज माना जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं ऑप्टिमाइजेशन के केस में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपनी वेबसाइट को डेवलप करते समय। अब बात करते हैं डिज़ाइन पैटर्न की। डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, पहले ये समझिए। डिज़ाइन पैटर्न होता है कि आप अपनी वेबसाइट किस तरीके से दिखाना चाहते हैं। देखिए, हर वेबसाइट, जितने भी तरीके की इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री की वेबसाइट की लेआउटिंग अलग अलग होती है। ब्लॉग की बात करें तो अलग होगी, आप टेक्निकल साइट की बात करें तो अलग होगी, कोर्सेज की वेबसाइट की लेआउटिंग अलग होगी, आप इंश्योरेंस की वेबसाइट की देखेंगे तो अलग होगी, बैंकिंग सेक्टर की वेबसाइट को देखेंगे तो अलग होगी। तो ये डिज़ाइन पैटर्न होता है वेबसाइट का, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग आपके वेबसाइट का डिज़ाइन और पैटर्न होना चाहिए। सपोज मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो आपको मैं फिर से अपने वेबसाइट पे ही ले चलता हूं। ये मेरी वेबसाइट है जो कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड करती है, ये वेबसाइट है टेक्निकल ब्लॉगर है। तो आप दोनों में आप खुद ही अंतर देख लो, आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा क्या अंतर है। इसमें देख लो ऊपर बैनर है, जिसमें इन्फॉर्मेटिव हम बैनर रखते हैं, फिर हम सर्विसेज को दिखाते हैं, सर्विसेज के बाद कुछ अबाउट हमने दिया, फिर हमारे जो एक्सपीरियंस है, यूट्यूब चैनल के लिंक है, ब्लॉग, फिर उसके हम ब्लॉग देते हैं कुछ, उसके बाद फुटर होता है। अब ये ब्लॉग की साइड को देखो, ब्लॉग में क्या है, ऊपर इस तरीके से बैनर है, चाहे वो आर्टिकल सिंगल हो, उसका थोड़ा बहुत हमने अगर कुछ पॉइंट्स दिखाना है तो दिखा दिया, उसके बाद फिर से ब्लॉग की कंटेंट ही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो बॉक्सेज हैं जिसमें हमारे कोर्सेज की लिस्टिंग है, व्यूज़ की लिस्टिंग है, ऐड चल रहे हैं, और इसके बाद फुटर की लेआउटिंग है। और इसके सिंगल पेज को अगर ओपन करेंगे तो इसकी पेज की आप देखिए अलग ही स्ट्रक्चर और डिज़ाइन होगी, जिसमें आप देख रहे हो पेजेस हैं, कंटेंट है, इमेजेस हैं, हर कंटेंट पे कंटेंट आपको इसमें ज़्यादा दिखेंगे इन कंपेरिजन टू इन सर्विसेज के पेज के।
अगर इनके किसी पेज को, सर्विस पेज को ओपन करेंगे तो इतना कंटेंट और इतना वो नहीं दिखेगा। ये देखिए नॉर्मल सा होता है। तो ये हमारा कंटेंट और डिज़ाइन पैटर्न भी डिपेंड करता है हमारे वेबसाइट के किस टाइप के हम वेबसाइट बना रहे हैं उस पर। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए, फिट होना चाहिए ऑल स्क्रीन पे। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का मतलब आप सबको एटलीस्ट पता ही होगा, आई होप। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब ये वेबसाइट मेरा है, अगर मैं इसको मोबाइल में खोलूँ तो ऑटोमेटिक ये ऑप्टिमाइज होना चाहिए, मोबाइल के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर अपने आप मेंटेन होना चाहिए। टेबलेट ओपन करो तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये लैपटॉप है, इसकी हर लैपटॉप की आपको पता है, किसी की 13 इंच है, किसी की 15 इंच होती है, अगर बड़ा डेस्कटॉप है तो और बड़ा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका लेआउट एडजस्ट होना चाहिए। सपोज मैं इसको मोबाइल व्यू पे देखता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैं जाता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में ओपन करता हूँ और मैं इसको साइड में कर देता हूँ और इसको 100% पर रखते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिक क्या किया, लेआउट अपने आप एडजस्ट हो गया मोबाइल के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मोबाइल के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो गया। तो ये एडजस्टेबल यहाँ से है, इस तरीके से आप देख रहे हो। एक के नीचे, अभी डेस्कटॉप में क्या था, इसके ऊपर था, यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो डेस्कटॉप पे क्या था, एक के नीचे बगल में एक था, साइड के साइड में। बट अब क्या हो गया, आप देख रहे हो यहाँ पे एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिक साइज़ के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे करूँगा तो भी अब देखो एडजस्ट हो रहा है ऑटोमेटिक। अगर मैं इसकी साइज़ को कम करता जाऊँ, यहाँ से इसकी साइज़ को ऐसे ऑप्टिमाइज करता हूँ, ये देखिए अपने आप ही देखो चेंज हो रहा है। इसकी लेआउटिंग में डिफरेंसेज आ रहे हैं। जैसे जैसे मैं इसकी यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ तो ये देखिए लेआउट एडजस्ट हो रहा है। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग। अब बूटस्ट्रैप का 5 जो मैंने अभी आपको लेटेस्ट अपडेट दिया था, उसमें तो इन डिजाइनों को और अच्छे से बताया, अब मतलब एक तरीके से इम्प्लीमेंट करके दिया जा रहा है आपको कि इजीली आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े CSS लिखने के लिए। अब बात करते हैं उसके बाद यूजर फ्रेंडली मेन्यू। यूजर फ्रेंडली मेन्यू क्या होती है, जो आप नेविगेशन बार होता है, सपोज ये नेविगेशन बार है तो ये यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली नेविगेशन बार तो नेविगेशन बार होता है। यूजर फ्रेंडली से क्या मतलब है, यूजर फ्रेंडली से मतलब ये है कि सपोज मेरे को कुछ कंटेंट चाहिए, अगर वो वेबसाइट आप, मैंने कुछ सर्च किया गूगल में, अगर वेबसाइट आपकी ओपन हुई, सपोज गूगल में फर्स्ट टॉप पे रैंक कर रही है आपकी वेबसाइट, ठीक है। अगर मैं वेबसाइट पर लैंड करता हूँ और जो मुझे कंटेंट चाहिए, वो चाहे मेन्यू के अकॉर्डिंग हो या किसी के अकॉर्डिंग, अगर मुझे नहीं मिलता है तो वो मेरे किस काम के नहीं है, तुरंत मैं साइड बंद करूँगा। तो यूजर फ्रेंडली मेन्यू का मतलब क्या है, मेन्यू में ऑटोमेटिक यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मेन्यू में आपके कंटेंट के टाइटल्स होने चाहिए, ताकि यूजर आए उसको दिख जाए कि हाँ। अब मान लो किसी को समझिए ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनवानी है, वो ये आता है यहाँ पे, और मैं ना सर्विसेज का पेज रखता हूँ, नहीं इस पेज के अंदर ई-कॉमर्स रखता हूँ, बाकी उसको मैं पेज किसी पेज के अंदर या पेज के यहाँ पे रख देता हूँ, इस पे रख देता हूँ, या फिर किसी और इंटरनल पेज में उस पेज को लिंक कर देता हूँ, तो उस वो कंटेंट यूजर फ्रेंडली नहीं हुआ। नेविगेशन बार यूजर फ्रेंडली तभी होगा जब यूजर आया और नेविगेशन पे आपके क्लिक करता है या ओवर करता है, तो उसको रिकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उसको कंटेंट मिल जाना चाहिए। चाहे वो इस पे आया मेरे, अगर किसी को कंटेंट चाहिए, आर्टिकल चाहिए, तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ टॉपिक लिख दिया, टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको आराम से इजीली मिल जाएगा किस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है उसको। कोर्स है, कोर्स पे क्लिक करेगा, ऑनलाइन कोर्स जिसको पढ़ना है, कोड इसने पढ़ना है। प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है, अगर उसकी लिस्टिंग उससे रिलेटेड कुछ चाहिए तो उसको यहाँ मिल जाएगा। क्यूज है, क्यूज से रिलेटेड मैंने यहाँ कैटेगरी बना रखी है। तो ये यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाने का तरीका होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट बात करते हैं, ब्रेडक्रम्ब नेविगेशन। ये बहुत मस्ट है किसी भी वेबसाइट की एसईओ के पर्पस से या गूगल के पर्पस से, खासतौर से गूगल में रैंकिंग के पर्पस से। ब्रेडक्रम्ब क्या है कि जो ब्लॉग का अगर साइट बना रहे हैं तो उसमें तो मस्ट है, ब्लॉग की साइट में तो मस्ट है, होना चाहिए ब्रेडक्रम्ब। क्या है बेसिकली, जब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो UR, होम, डेवलपमेंट और किस आप आर्टिकल को रीड आउट कर रहे हो, ये आपका ब्रेडक्रम्ब होता है। मीन्स कि सपोज ये मेन्यू है, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, और सब मेन्यू के अंदर कोई कंटेंट आर्टिकल्स है, तो पता चलना चाहिए ब्रेडक्रम्ब में। इससे क्या गूगल को पता चलता है कि ये आर्टिकल अगर पढ़ना है तो गूगल ऑटोमेटिक इसको कैच कर लेता है। अगर कोई आर्टिकल सर्च करा तो उसको पता होता है कि किस मेन्यू के अंदर ये आर्टिकल है। तो इस उस केस में क्या होता है, आपका वेब डेवलपमेंट को भी रैंक करता है, साथ में आपका होम तो होता ही है, होम पे जाने का। अब सपोज यहाँ से किसी को डायरेक्टली होम पे जाना है तो वहाँ क्लिक करने के बजाय सीधे यहीं से होम पे जा सकता है। फिर ये देख सकता है कि ये कैटेगरी, ये किस कैटेगरी के अंदर इसका आर्टिकल्स है, उसके अंदर जाके उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन वो रीड आउट कर सकता है। यहाँ पे लिंक हो सकता है इंटरनेट का इशू, यहाँ देखिए, उससे रिलेटेड और भी आर्टिकल्स डेवलपमेंट के अंदर देख सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं आपका ब्रेडक्रम्ब होने से। अब गूगल रैंक करता है इस चीज़ को, बहुत मतलब कहते हैं इंपॉर्टेंस देता है, बेसिकली आप कह सकते हो ब्रेडक्रम्ब को बहुत इंपॉर्टेंस देता है गूगल। H1 टैग एज टाइटल बिफोर एनी कंटेंट, ये होना चाहिए। अगर आप डेवलपर हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। टाइटल आपका जो फर्स्ट टाइटल, आपका कंटेंट, चाहे वो पेज का ये कंटेंट, इस पेज की बात करूँ
या फिर ब्लॉग की पेज की बात करो, ये जो पेज मैंने खोला अबाउट, अगर मैं इस पेज को ओपन करता हूँ तो मेरा ये पेज का सबसे पहला कंटेंट क्या है, ये है। तो ये आपका H1 टैग के अंदर होना चाहिए, हेडिंग, मतलब फर्स्ट जो पेज की कंटेंट हो ये जो है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ फिर से, तो ये जो होना चाहिए पहला हेडिंग जो होना चाहिए वो H1 टैग होना मस्ट है। तो इससे भी गूगल क्या करता है, इंपॉर्टेंस देता है आपकी वेबसाइट को। मतलब एक एक चीज़ अगर मैनेज है आपके टेम्पलेट में, आपके डिजाइन में, तो गूगल इसको इंपॉर्टेंस देता है और रैंक करता है। पेज डिजाइन शुड बी लुक लाइक लैंडिंग पेज, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी आप पेज बनाए, चाहे वो सर्विस पेज हो, अबाउट पेज हो, या कोई भी पेज हो, अगर उसको ओपन करें तो जैसे आप किसी वेबसाइट को, जो ऐड वाली वेबसाइट देखते हो, अगर कुछ सर्च करो गूगल में, मतलब किसी टॉपिक को आप सर्च करते हो, सपोज मैं सर्च करता हूँ वेबसाइट डिजाइन डेवलपर इन दिल्ली, अगर इस समय कोई ऐड चल रहा हो तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस समय देखिए, इस समय कोई ऐड नहीं है, अगर ऐड चल रहा होता नीचे, हाँ ये देखिए नीचे ऐड है, जैसे ये ऐड है, ये ऐड है, ठीक है। इनकी साइट को मैं ओपन करता हूँ तो लैंडिंग पेज की तरह होंगे, मतलब एक पेज में सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखेंगे कि इस कंपनी की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये कंपनी क्या क्या काम करती है, एक ही पेज में वो सारा कुछ मिल जाएगा उस कंपनी के रिगार्डिंग। तो वो हमारा लैंडिंग पेज कहलाता है। तो उसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी पेज बनाएं, सभी पेज को इस तरीके से बनाएं कि कोई भी उस पेज को ओपन करता है उसको लगे कि एक लैंडिंग पेज है, एक लुक एंड फील अच्छा होना चाहिए, उसमें हर तरीके की इन्फॉर्मेशन जो आपकी वेबसाइट से रिगार्डिंग है वो आपको मिलना चाहिए, आपकी सर्विस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अगर उसमें सारे में लिस्टेड है तो वो एक तरीके से लैंडिंग पेज की तरह काम करता है। और इम्पोर्टेंस ये होगा कि एक पेज से आपका बिजनेस काफ़ी ग्रो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यूज सेम टेम्पलेट फॉर पेज और कैटेगरी, इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। सेम टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि आपको ऐसा नहीं एक टेम्पलेट क्रिएट करना, सेम टेम्पलेट का मतलब हुआ लेआउट और डिजाइनिंग। सपोज आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे देख रहे हो, तो सेम टेम्पलेट का मतलब लेआउटिंग की बात हो रही है। अब जिस पेज को आप ओपन कर रहे हो तो आपने क्या देखा, लेफ्ट में आपका कंटेंट दिख रहा है और राइट में आपका साइड बार दिख रहा है जिसमें इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब कोई भी पेज ओपन करके देख लो, इसमें किसी भी पेज को ओपन करो, चाहे इसकी पेज को ओपन करो या फिर आप इसमें आप जाओ आर्टिकल्स की किसी कैटेगरी पेज को ओपन करो, ठीक है, या फिर आप इसकी हमारे और भी क्वेश्चन आंसर्स के पेज हैं इनको ओपन करो, तो सबका लेआउट आपको सेम दिखेगा, ये दिखे ना, सेम दिखेगा। तो ये होता है सेम लेआउटिंग, सेम टेम्पलेट डिजाइनिंग की बात, ये कहने का मतलब ये होता है कि लेआउट आपका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर साइड बार है लेफ्ट में है तो सभी पेज में लेफ्ट में होना चाहिए, अगर राइट में साइड बार है तो सब में आप साइड बार राइट में रखो, कंटेंट अगर लेफ्ट में है तो सब में लेफ्ट में रखो, अगर फुल विड्थ है तो कोशिश करो सब पेज फुल विड्थ में हो। तो ये होता है सेम लेआउट डिजाइनिंग की बात करते हैं, सेम टेम्पलेट की बात करते हैं कि सभी पेज का लेआउट आपका एक तरीके से होगा। तो ये यूजर को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हम किसी और पेज पे नहीं, सपोज मान के चलो इस पेज की लेआउटिंग ये है, किसी और पेज को ओपन करता है दूसरा पेज, उसकी लेआउटिंग में राइट साइड, राइट की जगह लेफ्ट में साइड बार हो जाता है, किसी और पेज को ओपन करता है तो लेफ्ट और राइट में साइड बार है, बीच में कंटेंट है। तो एक बार माइंड में कन्फ्यूजन आती है कहीं मैं दूसरे पेज पे तो नहीं आ गया हूँ या किसी और वेबसाइट पे तो नहीं लैंड गया हूँ। तो ये थोड़ा यूजर की जो माइंड है ना वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेम लेआउट रखना चाहिए आप किसी भी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो तो। इमेज टैग ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल खेलता है आपके एसईओ के पर्पज से। सपोज कोई इमेज आपने लगाई है अपनी वेबसाइट पे, कोई भी इमेज आप अपलोड करते हो किसी भी वेबसाइट पे, ठीक है, तो उसका एक आप देखते हो ना, जब इमेज अपलोड करें तो अल्ट टैग होता है हमारे इमेज का। जब भी आप इमेज अपलोड करते हो, इसको मैं नीचे करता हूँ, तो इस इमेज में आप देखोगे ये इमेज है, ठीक है, इमेज में एसआरसी है, क्लास है, सब कुछ है, और यहाँ पे आपको ये अल्ट टैग दिख रहा है, ये ALT। ये अगर आपने ब्लैंक छोड़ा तो एसईओ के बिहाफ, मतलब एसईओ के पर्पज से देखा जाए तो ये गूगल इसको एरर देगा, इस चीज़ को गूगल वैलिडेट नहीं करता है। अब सोचिए इसका बेनिफिट क्या है, अगर ये मान लो एलटेक दे देते हैं तो ऐसा क्या बेनिफिट मिल जाएगा गूगल को। तो बेनिफिट ये मिलता है कि सपोज किसी कारणवश आपके सर्वर से ये इमेज डिलीट हो गई या नहीं मिल रही है या लोड नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होता है, आपका अल्ट टैग में जो टाइटल आप लिखते हैं वो यहाँ पे दिख जाता है इमेज के स्थान पे, इमेज के प्लेस पे वो टाइटल दिख जाता है। तो यूजर को एक जो होता है ना, गूगल को क्रॉल करने में आसानी होती है कि हाँ ये इमेज जो है, ये आर्टिकल किससे रिलेटेड करता है और ये इमेज किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो यहाँ पे आप पता चल जाता है गूगल को, और सामने वाले को भी थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ ख़त्म है या फिर यहाँ पे कुछ एरर है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अल्ट टैग होना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इमेज की बात करूँ तो। अवॉइड हॉरिजेंटल स्क्रोलिंग, ये क्या है अवॉइड हॉरिजेंटल स्क्रोलिंग की मतलब ये है, आप कई साइट आपने देखा होगा, सपोज आप किसी साइट को ओपन करते हो, ठीक है,
तो उसकी लेआउटिंग सही नहीं होती है, तो क्या होता है कि ये स्क्रॉल करता है लेफ्ट से राइट में। जब आप इधर से इधर स्क्रॉल करवाते हो तो स्क्रॉलिंग होती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ कोड होगा तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो टेबल्स, अगर किसी टेबल को आपने देखा होगा जिसमें ज़्यादा डाटा है, तो आप देखते हो नीचे से स्क्रॉल करने के लिए होता है कि स्क्रॉल करके आप राइट में जाइए और लेफ्ट में स्क्रॉल करके आप मतलब कंटेंट देख सकते हैं। तो वो होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। तो वो नहीं होना चाहिए वेबसाइट में। अब देख लो मेरी साइट में आप इधर लेफ्ट राइट में ज़्यादा नहीं जा सकते, आप लेफ्ट में जाओगे वापस वही कर देगी, अगर आप खींच भी रहे हो तो वापस वही कर देगी। मतलब लेआउटिंग में कहीं भी दिक्कत नहीं है मेरे ईमेल मतलब वेबसाइट में। हाँ, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, वर्टिकल चल रहा है। वर्टिकल मतलब कि ये इधर से स्क्रॉलिंग हो रही, पेज की स्क्रॉलिंग चल सकती है, ये स्क्रॉलिंग होनी चाहिए, बट नीचे वाली स्क्रॉलिंग आपको नहीं होनी चाहिए आपकी वेबसाइट में। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है आपको। तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की अगर रिस्पॉन्सिव हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग हो तो आपका रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो ये आपको एसईओ के बिहाफ पे या फिर देखने के बिहाफ पे ये अच्छा नहीं लगता है किसी भी यूजर के लिए। अवॉइड पॉपअप्स। अवॉइड पॉपअप्स का मतलब ये है, कभी आप किसी साइट को देखते हो जिसमें चाहे ब्लॉग की हो या किसी और साइट में, तो आप हर 2 मिनट में पॉपअप खुल रहे होते हैं। आप किसी पे मान लो इस पर क्लिक किए, इतने में एक पॉपअप खुल गया, किसी और पे क्लिक किए एक पॉपअप खुल गया, या किसी वेबसाइट पे आप लैंड करते हो पॉपअप आ जाता है, फटाक से पॉपअप आ जाता है, चाहे वो सब्सक्राइब का हो या किसी और चीज़ का हो। 1 मिनट बाद नहीं आपने किया, 2 मिनट बाद फिर से आ गया, 3 मिनट। तो ये पॉपअप्स या फिर किसी लिंक पे क्लिक करने पर पॉपअप, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर ये चीज़ें होती हैं, सपोज इस लिंक पे कोई क्लिक करे पॉपअप आ जाए, फिर दोबारा से इस पर क्लिक फिर पॉपअप आ जाए, तो क्या करेगा यूजर? सीधे इसको क्या करेगा? क्लोज कर देगा, मतलब वेबसाइट से ट्रैफिक खत्म। तो ये इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यूज शेयरेबल सोशल मीडिया बटन, मतलब किसी भी कंटेंट के ऊपर शेयरेबल सोशल मीडिया बटन होना चाहिए ताकि यूजर फ्रेंडली हो। अगर किसी को आपका टॉपिक अच्छा लगे और वो चाहे शेयर करना, तो उसको लिंक कॉपी करके ना शेयर करना पड़े, सीधे जैसे इस बटन पे अगर शेयर करना है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, शेयर कर दिया। लॉगिन होते ही हैं आजकल सभी अपने फेसबुक ट्विटर को अपने मोबाइल में लॉगिन रखते हैं ऑल टाइम, तो बटन पे क्लिक करते हैं शेयरेबल हो जाए। उसके लिए उसको लिंक कॉपी करो, फिर उसको लिंक को शेयर करो, इन चीज तरीके का झंझट नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट में। उसके बाद है यूज रिस्पॉन्सिव एड साइट्स एंड रिवर्स एड्स स्पेस इन वेबसाइट। हाँ, अब एक चीज़ का ध्यान रखिए। आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसमें ऐड लगाना है, आपको इस चीज़ का आपको पता है कि आपकी वेबसाइट में आपको ऐड लगाना है, तो आप अपनी वेबसाइट को ऐसे डिज़ाइन कीजिए ताकि ऐड के लिए आप स्पेस पहले से जस्टिफाई कीजिए, पहले से आप बना दीजिए उसमें कि किस स्थान पे ऐड लगाना है, कहाँ पे कंटेंट होगा। तो उससे क्या होगा, आपका प्री डिफाइंड अगर चीज़ें रहेंगी, ऐड के लिए साइज अलग प्री डिफाइंड रहेगा और बाकी कंटेंट के लिए प्री डिफाइंड रहेगा, तो आपको वेबसाइट में कल को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, या साइज आपका बड़ा छोटा नहीं होगा। रिस्पॉन्सिव ऐड होने का मतलब ये है कि सपोज ये ऐड दिख रहा है आपको, यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, या फिर इनमें से कोई ऐड की बात करूँ, ये ऐड दिख रहे हैं, बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव साइज में जब ओपन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक स्पेस ले लेता है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूँ, मोबाइल में आ गया, और इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड करना पड़ता है बेसिकली, जब मोबाइल डेस्कटॉप में ओपन की हो उसको करते हैं तो तब ये देखिए मोबाइल के अकॉर्डिंग आपका ऐड एडजस्ट हो जाएगा। ये रिस्पॉन्सिव ऐड की वजह से ही ये फीचर्स होता है हमारे, कि रिस्पॉन्सिव अगर ऐड आपने यूज़ किया तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो गया साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मतलब वियर्ड लुक नहीं आएगा वेबसाइट में, कभी भी कोई भी वियर्ड लुक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी ऐड हैं चाहे वो नीचे आए, इसको मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ये ऐड भी अपने आप एडजस्ट हो गया। ये तो कंटेंट है, जो ऐड है वो उसकी बात करते हैं। ये देखिए ऐड ऑटोमेटिक साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। तो ये स्पेस भी पहले से डिफाइंड है कि हाँ राइट साइड बार में यहाँ पे ऐड लगना है, यहाँ पे ऐड लगना है। और कुछ क्या है आपके समय में तो गूगल खुद ही एडजस्ट कर लेता है आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग कहाँ पे कौन सा ऐड अच्छा लगेगा और किस तरीके से एडजस्ट होना है। तो वो भी अब झंझट धीरे धीरे खत्म हो रहा है आपको डिफाइन करने का। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट फुटर लिंक्स, टेक्स्ट और लिंक। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाए तो फुटर में आपको इस तरीके से टेक्स्ट, जैसे अबाउट अस का टेक्स्ट है, प्राइवेसी पॉलिसी का, उस पर लिंक जरूर करें। लिंकिंग करने से क्या होता है, आप गूगल को एक पेज से दूसरे पेज पे कंटेंट मिल जाता है, तो एक पेज से दूसरे पेज को कॉल करता है, तो उससे क्या होता है वेबसाइट की रैंकिंग हमारी बढ़ती है, गूगल में सर्च बढ़ता है। मान लीजिए इस वेबसाइट पे आया, इस वेबसाइट पे किसी और पेज का लिंक है, तो वहाँ से उसको मतलब एक इम्पोर्टेंस मिल जाती है, उस पेज को अगले पेज को इम्पोर्टेंस मिल जाती है उससे। तो ये हमारी होती है एक तो लिंकिंग। और फुटर में होने से फ़ायदा क्या है, लास्ट में यूजर्स क्या होता है, ऊपर से आपने आए, आप यहाँ देख रहे हो मेन्यू मेरा क्या है फिक्स है, तब तो ठीक है। जिसकी मेन्यू, जिस साइड की मेन्यू फिक्स नहीं है, तो वो स्क्रॉल करेगा, स्क्रॉल करने के बाद इतना आएगा नीचे तक आ गया, ठीक है। अगर उसको फुटर नहीं मिला और दोबारा से उसको देखना है कोई और कंटेंट इस पेज का,
अब फुटर में नहीं मिला तो उसमें कंटेंट, तो उसको फिर से वापस क्या होना चाहिए, ऊपर जाना पड़ेगा। तो इससे क्या है, नुकसान हो सकता है वापस ना जाके क्लोज कर दे। लेकिन अगर वो नीचे आया, नीचे भी है, उसको आपको लिंक मिल जा रहा है उस बंदे को कि हाँ वो जो ऊपर लिंक है वो नीचे भी लिंक मिल जा रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा, सीधे यहीं से क्लिक करके दूसरे पेज पे चला जाएगा। तो इससे एक बेनिफिट ये होगा कि यूजर आपकी वेबसाइट पे स्टे करेगा। तो फुटर और हेडर दोनों में लिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिक एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया जो कि होना चाहिए। ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड आर्टिकल्स। ऐसा नहीं है कि मैं ही बना रहा हूँ या फिर मेरा ही कंटेंट काफ़ी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी अपने जो एक्सपीरियंस है अभी तक की उसके बिहाफ पे आपको बताया इस वीडियो में कि जो जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है या जो जो चीज़ें मैंने समझी है अभी तक वेबसाइट डेवलप करते समय, बनाते समय, चाहे वो क्लाइंट के साथ काम करते समय, वो एक्सपीरियंस मैंने आपको एसईओ फ्रेंडली के हिसाब से वेबसाइट डिजाइनिंग के आपके साथ शेयर किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, वो सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आज के लिए रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।